हेलो नमस्कार। मैं सत्यवंत सर इस गंगा जमुनी की पवित्र सरजमी गाजीपुर की धरती से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम हिंदी को पढ़ रहे हैं, आप जानते होंगे यह हमारा वीडियो जो हमारा होगा पूरा एकदम शून्य से शिखर तक चलेगा, जिसमें पूरे हिंदी को कवर किया जाएगा। फिलहाल हम हिंदी के विकास क्रम को देख रहे हैं। इसके बाद हिंदी संबंधित पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करेंगे। इसके बाद व्याकरण की शुरुआत होगी। व्याकरण के बाद साहित्य को पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो पिछले लेक्चर में हमने भारतीय आर्य भाषाओं को देखा। इसके बाद जो भाषा परिवार हैं, भाषा परिवार को हमने देखा। ये हिंदी का हमारा चौथा लेक्चर होगा। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो पिछले लेक्चर को अगर पढ़ करके आएंगे थोड़ा सा और समझ में आएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम हिंदी के विकास क्रम की चर्चा करेंगे इस लेक्चर में। हिंदी के विकास क्रम के बाद हिंदी की भाषाएं, हिंदी की बोलियां, हिंदी की उपभाषाएं जो होंगी उनकी चर्चाएं करेंगे। हिंदी का विकास कैसे हुआ, किस क्रम में हुआ, उस क्रम को आज हम देखेंगे पूर्ण रूप से मुख्यतया। तो सबसे पहले अगर चर्चा करें हम तो भारत में संस्कृत भाषा आई। संस्कृत का जो समयकाल है 1500 BC से 500 BC तक है। ये जो संस्कृत है, संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है, हिंदी की आदि जननी कहते हैं इसको। इसके बाद ये जो संस्कृत है दो भागों में टूटी। एक बनी आपकी वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, और दूसरी भाग में बटी जो जिसका नाम पड़ा लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का समयकाल 1500 BC से 1000 BC तक रहा। इसके बाद जो लौकिक संस्कृत रही, लौकिक संस्कृत का समयकाल 1000 BC से 500 BC तक रहा। इसके बाद इस लौकिक संस्कृत को तोड़ करके पाली भाषा बनाई गई। पाली भाषा बनाई गई और इस पाली का जो समयकाल रहा 500 BC से 1 AD तक रहा। पाली के बाद अगली भाषा आती है आपकी प्राकृत, बनती है। पाली को तोड़ करके बनाया जाता है और इस प्राकृत का जो समयकाल है 1 AD से 500 AD, 1 AD से 500 AD तक। प्राकृत के बाद एक भाषा का विकास होता है जिसका नाम है अपभ्रंश। कल इसको हमने दूसरे क्रम में देखा था थोड़ा सा, अपभ्रंश। अपभ्रंश का जो समयकाल है 500 AD से लेकर के 1000 AD तक। अपभ्रंश के बाद एक भाषा का विकास होता है जिसका नाम है अवहट्ठ। अवहट्ठ भाषा का जो समयकाल है 900 ईस्वी से प्रारंभ होता है, 900 AD से लेकर के 1100 AD तक। फिर इसके बाद अवहट्ठ से एक भाषा निकलती है जिस भाषा का नाम होता है हिंदी। हिंदी का जो समयकाल है 1000 AD से अब तक। ये हमारी हिंदी का विकास क्रम रहा। सारी चीजें क्लियर हैं। ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी का विकास क्रम के बारे में कौन सा कथन सही है। तो प्रश्न इस प्रकार से होते हैं। ऑप्शन पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अवहट्ठ, अवहट्ठ के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हिंदी। दूसरा ऑप्शन इसी प्रकार से हो जाएगा आपका संस्कृत, संस्कृत के बाद
पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हिंदी। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत, संस्कृत दो भागों में टूटती है, एक वैदिक संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत को तोड़ करके पाली भाषा बनाया जाता है, पाली भाषा को तोड़ करके प्राकृत बनाया जाता है, प्राकृत को तोड़ करके अपभ्रंश बनाया जाता है, अपभ्रंश को तोड़ करके अवहट बनाया जाता है, अवहट को तोड़ करके हिंदी बनाई जाती है। यानी कि यह भाषा हमारी टूटती हुई आ रही है। कुछ विद्वानों का मानना है कि जो हिंदी है इसकी उत्पत्ति अवहट से हुई है, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश से हुई है। बात यहीं पर फंसती है कि हिंदी की जो उत्पत्ति है अपभ्रंश से माना जाए कि अवहट से माना जाए। तो सामान्य रूप से अगर बात करें तो यहाँ पर सारी समस्याओं का निदान हमारा आयोग करता है। जो हमारा परीक्षा आयोग है, यह आयोग कहता है कि जो हमारे हिंदी की उत्पत्ति है अपभ्रंश से होती है, तो हम अपभ्रंश को ही मान करके चलेंगे। अवहट का कहीं उल्लेख नहीं करता हमारा आयोग। थोड़ा सा इनकी विशेषताओं को आगे हम अध्ययन करेंगे, कौन कौन सी भाषा को क्या क्या कहा जाता है। फिलहाल यहाँ पर देखा जाए तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि संस्कृत, एक और ऑप्शन लिख देते हैं, संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अवहट, अवहट के बाद हिंदी। अगर इस प्रकार से ऑप्शन देता है कि हिंदी के विकास का सही क्रम क्या है, तो हिंदी के विकास का सही क्रम क्या होगा सर? सबसे पहले संस्कृत आई, संस्कृत को तोड़ करके पाली बनाई गई, पाली को तोड़कर प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आई, अपभ्रंश के बाद हिंदी आई। यह क्रम हमसे पूछा जाता है, हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न यह पूछा जाता है, कई बार पूछा हुआ यह प्रश्न, हिंदी के विकास का सही क्रम क्या है। तो इसको आप समझ पा रहे होंगे। अब आगे चलते हैं, हम इन भाषाओं के थोड़े से विषय प्रवेश का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से देखें हम, तो यह जो हिंदी है सर, हिंदी की आदि जननी किस भाषा को कहते हैं? नोट कीजिएगा, हिंदी की आदि जननी संस्कृत भाषा को कहा जाता है। इसके बाद हिंदी की जननी किसे कहते हैं? तो हिंदी की जननी अपभ्रंश को कहा जाता है। हिंदी की जननी अपभ्रंश को कहा जाता है। हिंदी का उद्भव विकास किस भाषा से हुआ? तो उद्भव विकास सामान्य रूप से संस्कृत से प्रारंभ होता है, लेकिन जन्म किस भाषा से होता है? अपभ्रंश से। तो हिंदी की आदि जननी पूछा जाए तो संस्कृत, हिंदी की जननी पूछा जाए तो अपभ्रंश। या हिंदी का उद्भव किस भाषा से हुआ? तो उद्भव मुख्य रूप से संस्कृत से प्रारंभ हुआ। जननी आदि जननी में क्लियर कर लेंगे आप। इसके बाद यहाँ पर एक संस्कृत है हमारी, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत संस्कृत की वो शाखा है जिसमें वेद लिखे गए हैं। वैदिक संस्कृत में क्या लिखे गए हैं सर? वेद लिखे गए हैं। वेदों की संख्या 4 होती है। इनका सही क्रम पूछा जाता है कि वेदों का सही क्रम क्या है? तो सबसे प्राचीन वेद है, प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद के बाद तीसरा वेद आता है आपका सामवेद। सामवेद के बाद चौथा वेद आता है अथर्ववेद। ये आपके 4 वेद हैं। वेद लिखे जाने के कारण इस संस्कृत में, इस संस्कृत को हम वैदिक संस्कृत कहते हैं। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद। प्राचीन का विलोम अर्वाचीन होता है। अर्वाचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद, सॉरी अथर्ववेद। प्राचीन वेद ऋग्वेद, अर्वाचीन वेद अथर्ववेद। यहाँ पर ऋग अथर्ववेद को छोड़ करके इन तीनों वेदों को वेदत्रयी कहा जाता है। वेदत्रयी के अंतर्गत कौन कौन से वेद आते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। कौन सा वेद वेदत्रयी के अंतर्गत नहीं आता है? तो अथर्ववेद नहीं आता है। वेदत्रयी यानी कि 3 वेद, त्रय मतलब 3। इसके बाद जो लौकिक संस्कृत है, लौकिक का मतलब होता है लोकप्रिय। जो प्रारंभिक संस्कृत वैदिक संस्कृत रही, इस वैदिक संस्कृत को अधिकांश लोग नहीं बोल पाते थे, अधिकांश लोग उच्चारण नहीं कर पाते थे। इसको तोड़ करके लौकिक संस्कृत बनाई गई, जिसको धीरे धीरे कुछ लोग बोलने लगे, या ज़्यादातर लोग बोलने लगे।
ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोलने लगे, इसलिए इसको लौकिक संस्कृत कहा गया, लोकप्रिय हो गई। लौकिक संस्कृत में पहली रचना जो है आपकी रामायण लिखी गई। लौकिक संस्कृत की प्रथम रचना रामायण लिखी गई। रामायण के बाद इसी में महाभारत लिखा गया। इसके बाद श्रीमद् भगवद गीता, कालिदास की रचनाएं, भास की रचनाएं, इसके सभी रचनाएं यहाँ पर आपकी लौकिक संस्कृत में लिखी गई हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा संस्कृत की प्रथम रचना या संस्कृत का प्रथम ग्रंथ क्या है, तो ऋग्वेद है। इसके बाद लौकिक संस्कृत की प्रथम रचना क्या है या लौकिक संस्कृत का प्रथम ग्रंथ क्या है, तो रामायण है। रामायण के रचनाकार आप जानते होंगे। इसके बाद महाभारत के रचनाकार को भी आप जानते होंगे। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखा और वेद व्यास ने महाभारत लिखा। इसके बाद एक प्रश्न महत्वपूर्ण पूछा जाता है, वेदों के संकलन कर्ता कौन है? वेदों के संकलन कर्ता ऐसा माना जाता है कि जो वेद हैं, इन वेदों के जो पन्ने हैं इधर उधर बिखरे पड़े हैं। एक पन्ना यहाँ पर था, दूसरा पन्ना किसी दूसरे ऋषि के पास था, तीसरा पन्ना किसी तीसरे ऋषि के पास था। तो इन सभी पन्नों को एकत्रित करवाने का काम किसने किया, उसी को कहा जाता है वेदों का संकलन करता। वेदों के संकलन करता हैं महर्षि कृष्ण श्री द्वैपायन वेद व्यास। महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद व्यास जो आपके महाभारत के रचनाकार हैं वही हैं, आप वही वेद व्यास हैं। केवल वेद व्यास भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इनका पूरा नाम महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, जो वेदों के संकलन करता है। ये आपकी वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के बारे में कहानियाँ रहीं। इसके बाद आगे चलें तो हमारी पाली भाषा आती है। कौन सी भाषा सर? पाली भाषा। ये जो पाली भाषा है, इस पाली भाषा की उत्पत्ति पल्ली शब्द से हुई है। पाली भाषा की उत्पत्ति पल्ली शब्द से हुई है और इस पल्ली का अर्थ होता है ग्रामीण। ये जो लौकिक संस्कृत है इसको कुछ ही लोग बोल पाते थे, लेकिन यह जो पाली भाषा है, पाली भाषा ग्रामीण स्तर पर बोले जाने लगी और इसकी उत्पत्ति पल्ली शब्द से हुई है। पल्ली का अर्थ होता ही है ग्रामीण, इसलिए इस पाली भाषा को ग्रामीण भाषा कहा जाता है। इसके बाद ये जो संस्कृत है हमारी, संस्कृत आर्यों के द्वारा भारत में लाई गई। अब इसके द्वारा बनी पाली हमारे देश में बनी है यह, इसलिए इसको देश भाषा कहते हैं। तो इसकी कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं इनको देख लेते हैं थोड़ा सा। जो पाली भाषा है, पाली भाषा को प्रथम देश भाषा कहा जाता है। प्रथम देश भाषा, इसी को जन भाषा भी कहा जाता है। इसके बाद बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध धर्म के ग्रंथों की भाषा पाली भाषा को कहा जाता है, या बौद्ध धर्म की भाषा, बौद्ध धर्म की भाषा पाली को कहा जाता है। इसके बाद बौद्ध धर्म के ग्रंथों की भाषा, बौद्ध धर्म के ग्रंथों की भाषा पाली को कहा जाता है। बौद्ध धर्म के ग्रंथ को त्रिपिटक कहा जाता है। बौद्ध धर्म के ग्रंथ को क्या कहा जाता है? त्रिपिटक। त्रिपिटक में 3 पिटक आते हैं। एक आता है पहला विनय पिटक, इसके बाद सूत पिटक, इसके बाद आपका आता है अभिधम्म पिटक। कितने पिटक हैं? 3 पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। बातें क्लियर होंगी यहाँ से।
जो पाली शब्द है, पाली शब्द की उत्पत्ति पल्ली शब्द से हुई है। पल्ली शब्द का अर्थ है ग्रामीण। पाली भाषा को प्रथम देश भाषा, जन भाषा, बौद्ध धर्म की भाषा, बौद्ध धर्म के ग्रंथों की भाषा कहा जाता है। बौद्ध धर्म के ग्रंथ को त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक में विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म, ये 3 पिटक आते हैं। त्रि का मतलब 3, पिटक का मतलब पिटक होता है। इस पाली को ही संस्कृत की पुत्री भी कहते हैं। संस्कृत के बाद ये जन्म ली तो संस्कृत की पुत्री किसे कहेंगे? पाली को ही कहेंगे। संस्कृत की पुत्री किसे कहते हैं? तो संस्कृत की पुत्री भी पाली भाषा को ही कहा जाता है। इसके बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस पाली भाषा में वर्णों की संख्या कितनी थी? इसके व्याकरण में सामान्य रूप से 2 विद्वान आते हैं, एक का नाम है कच्चायन और एक लोग का नाम है मोगलन। इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके व्याकरण की अगर बात करें तो पाली भाषा में वर्णों की संख्या कच्चायन के अनुसार 41 है। कच्चायन एक व्यक्ति हैं और एक है मोगलान, मोगलान। कच्चायन कहते हैं कि पाली भाषा में वर्णों की संख्या 41 है। कितने वर्ण हैं? 41 हैं। और मोगलान कहते हैं कि पाली भाषा में वर्णों की संख्या 43 है। कच्चायन के अनुसार पाली भाषा में कुल वर्णों की संख्या 41 या ध्वनियों की संख्या, ध्वनि भी लिख सकते हैं या वर्ण भी लिख सकते हैं, कुल ध्वनियों की संख्या या वर्णों की संख्या 41। मोगलान के अनुसार पाली भाषा में वर्णों की संख्या 43। इस 41 में से कच्चायन ने बताया कि 8 स्वर हैं। स्वरों की संख्या कच्चायन ने बताया, कच्चायन के अनुसार पाली भाषा में स्वरों की संख्या 8 और बाकी बच गए 33 व्यंजन हो जाएंगे आपके। व्यंजन की संख्या 33। मोगलान के अनुसार 33 व्यंजन ही है, इसमें भी आपके स्वर और व्यंजन होंगे। स्वर और व्यंजन, व्यंजन की संख्या इन्होंने 33 ही बताई। इसके बाद 10 स्वर बताए इन्होंने। तो ये संस्कृत पाली के वर्णों की संख्या रही। कच्चायन के अनुसार पाली में ध्वनि या वर्णों की संख्या 41, इसमें से 8 स्वर 33 व्यंजन। मोगलान के अनुसार पाली भाषा में वर्णों की संख्या या ध्वनियों की संख्या 43 है, 43। इसके बाद इसमें स्वरों की संख्या 10 मोगलान ने बताया और व्यंजन की संख्या 33 बताया। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद आती है प्राकृत भाषा। जैसे अब पाली को आप प्रथम प्राकृत भी कह सकते हैं या प्राकृत की प्रथम अवस्था भी कहा जाता है। अगर इस पॉइंट को आप समझना चाहते हैं तो पिछले लेक्चर को जरूर देखिएगा। इस समय टाइम हो रहा है आपका 1:35। तो शुरू करते हैं, थोड़ा सा जल्दी इसको समाप्त किया जाए। अगली भाषा है हमारी प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा, ये जो प्राकृत भाषा है इसको जैन धर्म की भाषा कहा जाता है। जैन धर्म की भाषा, ये जो प्राकृत भाषा है इसी को जैन धर्म के ग्रंथ की भाषा कहते हैं। जैन धर्म के ग्रंथों की भाषा, जैन धर्म के ग्रंथों की भाषा कहा जाता है। मुख्य रूप से 2 पॉइंट यहाँ से बहुत ज़्यादा हैं। इसका विकास जो है प्राकृत भाषा का भारत में नहीं बल्कि श्रीलंका में हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमारी आती है अपभ्रंश भाषा, जो काफ़ी विस्तृत होगी। अपभ्रंश भाषा के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो अपभ्रंश को यदि देखा जाए तो नोट करते हैं हम अपभ्रंश के बारे में। सबसे पहले अपभ्रंश के शाब्दिक अर्थ को देखा जाए
अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है टूटा हुआ, यानी टूटी हुई भाषा। यहाँ से संस्कृत जो है, संस्कृत टूट करके वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत बनी, इसके बाद टूट करके पाली बनी, पाली के बाद टूटी तो प्राकृत बनी, प्राकृत के बाद अपभ्रंश बनी, यानी कि टूटते टूटते अपभ्रंश तक आ गई। और अपभ्रंश का अर्थ होता ही है टूटा हुआ या टूटी हुई भाषा। ठीक है। इसके बाद अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले विद्वान हैं पतंजलि। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग पतंजलि ने अपनी रचना, इनकी रचना का नाम है महाभाष्य, अपनी रचना महाभाष्य में किया। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग पतंजलि ने अपनी रचना महाभाष्य में किया। इसके बाद अपभ्रंश भाषा की पहली रचना अगर कही जाए तो अपभ्रंश, ये जो महाभाष्य ये संस्कृत में लिखा गया है, लेकिन अपभ्रंश भाषा की पहली रचना भविष्यत कहा। अपभ्रंश भाषा की पहली रचना कौन सी है? भविष्यत कहा। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है टूटा हुआ या टूटी हुई भाषा या बिगड़ा हुआ स्वरूप। अपभ्रंश भाषा को ही उकार बहुला भी कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा को उकार बहुला कहा जाता है। उकार बहुला, उकार बहुला किस भाषा की विशेषता है? तो अपभ्रंश की विशेषता है। उकार बहुला का मतलब होता है कि अपभ्रंश भाषा में ऊ अक्षर का प्रयोग ज्यादा होता है। जैसे हम कहते हैं राजन, तो ये लोग कहते हैं रजनु, रजनु। जैसे हम कहते हैं करना, तो ये कहते हैं करनु, अपभ्रंश भाषा में करनु। चलने के लिए हम कहते हैं चलना, तो ये कहते हैं चलतु, यानी कि इसमें ऊ की मात्रा ज्यादा है, ऊ स्वर का प्रयोग ज्यादा होने के कारण अपभ्रंश भाषा को उकार बहुला भी कहा जाता है। ये आपके अपभ्रंश भाषा की विशेषता रही। इसके बाद हम अपभ्रंश की शाखाओं को बाद में पढ़ेंगे, पहले इनकी विशेषताओं को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इसके बाद आती है अवहट भाषा। अवहट शब्द का अगर अवहट भाषा को देखें तो इसका जो समयकाल है 900 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी है। अगर 900 ईस्वी को लेकर के जाएंगे तो चला जाएगा अपभ्रंश के बीच में भी 1 साल, 100 साल। इसके बाद कुछ आपका 1100 आएंगे तो हिंदी वाले में भी आ जाएगा, यानी कि अपभ्रंश और हिंदी के बीच में संक्रमण फैला रही है। हिंदी और अपभ्रंश के बीच में संक्रमण फैला रही है, इसलिए अवहट को संक्रमण काल की भाषा भी कहते हैं। संक्रमण काल की भाषा या संक्रमण काल की भाषा के अलावा इसी को संक्रांति काल की भाषा भी कहते हैं। संक्रांति काल की भाषा ये दोनों भाषाओं को जोड़ रही है, अपभ्रंश को हिंदी से जोड़ रही है, दोनों भाषाओं के बीच में आती है, इसलिए इसको संधि भाषा भी कहा जाता है। संधि भाषा भी कहा जाता है। संक्रांति काल की भाषा या संक्रमण काल की भाषा या संधि भाषा किसे कहते हैं? तो अवहट को कहा जाता है। इसके बाद अवहट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो अवहट शब्द का प्रथम प्रयोग, अवहट शब्द का प्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, नीचे से मिटा रहा है। अवहट शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले व्यक्ति हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर। ज्योतिरीश्वर ठाकुर। अवहट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो अवहट शब्द का सबसे पहले प्रयोग ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने किया और इनकी रचना का नाम है वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है
कि अवहट्ट भाषा या अवहट्ट भाषा नहीं, अवहट्ट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने अपनी रचना वर्ण रत्नाकर में अवहट्ट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। यह अवहट्ट शब्द की विशेषता रही। आगे हम आते हैं, हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी जो है हमारे भारत की राजभाषा और हमारी मातृभाषा। हालांकि भाषाओं की हम चर्चा करेंगे कि भाषा क्या है, बोली क्या है, मातृभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, सारी चर्चाएं करेंगे। फिलहाल हम हिंदी की चर्चा करते हैं। हिंदी भाषा की, तो हिंदी भाषा का समय काल आप उधर देख पा रहे होंगे। हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा कहते हैं। अनुच्छेद 343 के अनुसार इसको राजभाषा घोषित कर दिया गया है। यानी जो हिंदी है भारत की राजभाषा है। किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो आर्टिकल 343 में कहा गया। इसको विस्तृत आगे पढ़ा जाएगा। इसके बाद भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा भी हिंदी है। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा अगर आप देखें तो हिंदी शब्द को अगर तोड़ा जाएगा तो ये दो रूपों में टूटेगा, हिन धन दी। हिन धन दी, इसका शाब्दिक अर्थ होता है हीनता का दमन करने वाली। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि संस्कृत दो भागों में टूटी, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। इसके बाद पाली टूट बनी, पाली को तोड़ करके प्राकृत बनाया गया, प्राकृत को तोड़ करके अपभ्रंश बनाया गया, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट आई, अवहट्ट के बाद हिंदी आई। हिंदी भी टूटी है क्या बाद में जा करके? कहीं दिख रहा है हमें? नहीं। मतलब अगर कुछ टूट करके बिखरेगा तो उसके अंतर्गत हीनता आ जाएगी उसमें, लेकिन हिंदी टूटती नहीं। हिंदी नहीं टूटी। जब हिंदी नहीं टूटी तो ये हीनता का क्या कर दी है? दमन कर दी। इसके बाद हीनता नहीं हो रही। तो हिंदी का शाब्दिक अर्थ होता है हीनता का दमन करने वाली। भावनाओं को समझ रहे होंगे। हिंदी जो है भारत की राजभाषा है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। इसके बाद हिंदी की जननी किसे कहते हैं? या हिंदी भाषा की आदि जननी। हिंदी भाषा की आदि जननी, तो हिंदी भाषा की आदि जननी संस्कृत को कहा जाता है। हिंदी भाषा की आदि जननी किसे कहते हैं सर? तो संस्कृत को कहते हैं। या हिंदी भाषा की जननी केवल पूछा जाए, या हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ? तो हिंदी भाषा का जन्म, हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश भाषा से हुआ है। किस भाषा से हुआ है? अपभ्रंश भाषा से हुआ है। अगर हिंदी का जन्म अपभ्रंश से हुआ है तो हिंदी की जननी कौन होगी? जननी का मतलब मादा, मदर, माता कौन होगी? अपभ्रंश होगी। अगर आदि जननी पूछा जाएगा तो संस्कृत जननी पूछा जाएगा तो अपभ्रंश कर लेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हिंदी के बोलियों की संख्या पूछी जाती है। ये कई प्रकार से यहाँ से प्रश्न बनेंगे आपसे। तो हिंदी के बोलियां कितनी हैं? हिंदी भाषा की बोलियां हिंदी भाषा की बोलियों की संख्या है 18। हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं। इसके बाद हिंदी भाषा की उपभाषाएं कितनी हैं? हिंदी भाषा की उपभाषाएं, तो हिंदी भाषा की उपभाषाओं की संख्या 5 है। ये जो बोलियां हैं और हिंदी भाषा की उपभाषाएं हैं, यह अपभ्रंश के टूटने के बाद बनी है, जिसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लंबा वीडियो हो जाने के कारण बहुत लोग देखना भी पसंद नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा छोटा वीडियो रहेगा। इसके बाद अगले वीडियो में हम अपभ्रंश को तोड़ेंगे। अभी भी अपभ्रंश की बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि किसे कहते हैं? अपभ्रंश भाषा के अंतर्गत जो भी व्याकरण होंगे, इसकी और भी विशेषताएं बहुत सारी होंगी। इनकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। फिलहाल बेसिक जानकारी है हमारी हिंदी के विकास क्रम के बारे में, हिंदी के विकास क्रम को लेकर के।
तो आज के लिए इतना ही। अगर प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, और वीडियो को एंड तक ज़रूर आप देखें, क्योंकि अगर एंड तक देखेंगे तो बहुत कुछ न कुछ आपको नई जानकारी मिलेंगी। कल और भी हम विस्तृत अध्ययन करेंगे अपभ्रंश भाषा को लेकर के, बिल्कुल भंडाफोड़ करेंगे। बोलियाँ क्या हैं, बोलियों का क्षेत्र क्या है, किस क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है, कौरवी की विशेषता क्या है, कौरवी का केंद्र कहाँ है, सारी चर्चाएं हम करेंगे विस्तृत रूप में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।